और हमारे राजेंद्र भाई और तमाम युवा साथी और पुलिस के नौजवान खड़े हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। उत्तराखंड में इस मुंशियारी जो अंतिम छोर पर पड़ता है, सचिवालय के अंदर बैठे बड़े बड़े अधिकारी जो इन्हें फोन करके पूछते हैं कि राजू भाई यहां से कैसा होना है, क्या होना है। क्या कह रहे थे आप लोग? जीतेला 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 जीतेला, जोर से बोलेंगे। मैं कहूंगा कि विकास का टेंडर, आप कहेंगे गैस सिलेंडर, विकास का टेंडर गैस सिलेंडर, खूब 2-4 बार विकास का टेंडर, विकास का टेंडर। अपनी जान पर खेलकर हमें नदियां पार करनी पड़ रही है, पहाड़ चढ़ने पड़ रहे हैं। यही हरीश धामी जी जनता को उकसाने की बात कर रहे हैं कि राजू भाई को वोट दे। आप इस बात को समझना कि आपने उन्हें 3 बार विधायक बना दिया है। कैसे विधायक हो, कैसे जनप्रतिनिधि हो, अरे वो तो छोड़िए, पर आप लोगों ने इसी विधानसभा से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को भी जिताकर भेजा था। आपका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहा है और भविष्य भी मिलता रहेगा, क्योंकि आप लोग काफी परेशानी हो चुके हो। तो मैं आप लोग के बीच, जिनका आपको सबको इंतजार था, तो मैं ऐसे शख्सियत को आपके सामने बुलाना चाह रहा हूं जिन्होंने पूरे उत्तराखंड बेरोजगारों का बहुत बहुत धन्यवाद कमला। हमारे मंचासीन रावत जी, पूर्व प्रधान जी और मल्ला जौहर समिति के अध्यक्ष जी और हमारे सहयोगी और उत्तराखंड बेरोजगार संघ कुमाऊं सहयोगी भाई भूपेंद्र कोरंगा जी और हमारे नगर पंचायत मुंशियारी के अध्यक्ष प्रत्याशी बड़े भाई राजू पांगती जी और हमारे केदारनाथ से आए हुए हमारे बड़े भाई त्रिभुवन चौहान जी और श्री जनपांगी जी और अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के पिता श्री कुंदन सिंह जी और हमारे राजेंद्र भाई और तमाम युवा साथी और हमारे आंदोलनों के सहयोगी रहे, कहीं कविंदर नेगी जी भी होंगे, कहीं शंकर भाई होंगे, तमाम प्रकार के सभी। और हमारे सामने हमारी मातृशक्ति बैठी हुई है, हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं और हमारी युवा शक्ति। मैं आप सबको प्रणाम करना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी ने इस एकजुटता के माध्यम से ये संदेश देने का काम किया है कि समाज के बीच जो अच्छा करेगा, समाज के बीच रहकर जो काम करेगा, जनता उसके साथ खड़ी है। और इस चुनावी जनसभा या चुनावी रैली की कानून व्यवस्था को जो बनाए रखे हुए हमारे सामने पुलिस के नौजवान खड़े हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। पुलिस के नौजवान, आप लोगों ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने में आपकी अहम भूमिका है। अच्छा, थोड़ा कह रहे पानी पी रहे हैं तो पीने दो। मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। आज इस चुनावी माहौल में, इस चुनावी जनसभा में हमारे बीच हमारे जो प्रत्याशी हैं, आपके जो प्रत्याशी हैं, इनके जो कार्य हैं, इनके कार्यों से आप भली भांति परिचित हैं। आप तो परिचित होंगे ही क्योंकि आप यहाँ के निवासी हैं, आप इनके घर के व्यक्ति हैं। पर आज उत्तराखंड में इस मुंशियारी जो अंतिम छोर पर पड़ता है, और मैं भी अंतिम छोर से आया हूं, इस उत्तराखंड के ही चक्राता अंतिम छोर पर पड़ता है। हमारे बाद हिमाचल शुरू हो जाता है, आपके बाद नेपाल शुरू हो जाता है। तो मैं भी चक्राता से आया हूं और मैं भी जनजाति क्षेत्र का एक व्यक्ति हूं। हम भी आपकी तरह गांव में रहने वाले लोग हैं, खेतीबाड़ी करने वाले लोग हैं, पशुओं को पालकर अपनी आजीविका कमाने वाले लोग हैं।
हम भी वो लोग हैं। पर आज आप लोग तो राजू भाई को बहुत करीबी से जानते हैं, पर हमारा परिचय भी बहुत पहले से राजू भाई के साथ है। वो परिचय इसलिए है कि राजू भाई के जो काम है, जो उनके जो समाज के प्रति एक सोच है, उस सोच ने हमें सचिवालय के अंदर बैठे बड़े बड़े अधिकारी जो इन्हें फोन करके पूछते हैं कि राजू भाई यहां से कैसा होना है, क्या होना है। ये एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें अनुभव है, जिन्हें पता है कि समाज के बीच क्या काम करना है और समाज को किस काम की जरूरत है। आज ऐसे नौजवान आपके बीच में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी है, तो मैं समझता हूं कि ऐसे व्यक्ति के लिए वोट आपको खूब भारी मतों से इन्हें विजय बनाना है। क्या कह रहे थे आप लोग? जीतेला जीतेला बोल, जीतेला जीतेला जोर से बोलेंगे। मैं कहूंगा कि विकास का टेंडर, आप कहेंगे गैस सिलेंडर, विकास का टेंडर गैस सिलेंडर, खूब 2-4 बार विकास का टेंडर, विकास का टेंडर, विकास का टेंडर, विकास का टेंडर। तो राजू भाई आप इस आवाज को सुन रहे हैं, इस आवाज में जान है और यही आवाज आपकी आवाज को बुलंद करने वाली है। हम इसलिए भी राजू भाई से प्रभावित हुए कि आपके बच्चे जो हल्द्वानी या देहरादून में रहकर तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे सुबह से शाम तक कोचिंगों में पढ़े रहते हैं, लाइब्रेरी में बैठकर तैयारी करते हैं, उनके लिए पता क्या है राजू भाई का योगदान? हमें पता है। जो बच्चा गरीब होता है, जो असहाय होता है, जो अपनी कोचिंग की फीस नहीं दे पाता, जो लाइब्रेरी की फीस नहीं दे पाता है, उनके लिए सबसे आगे खड़े रहने वाले व्यक्ति है। जो आपके यहाँ के एसटी समाज के, एससी समाज के या जनरल ओबीसी वाले बच्चे हैं, मैं तो जानता हूं ना, मैं बड़े करीबी से जानता हूं आप सबके जो बच्चे हैं हमसे। तो आज क्या ऐसे व्यक्ति को हम चूक जाएं? ऐसे व्यक्ति को क्या आगे ना हम करें? आज हमें स्पष्ट अपनी सोच को रखना है। 25 सालों से इन राजनीतिक दलों ने हमें बड़ा बरगला लिया है, हमें बहुत ठग लिया है। अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे कमलदा कि राजू भाई को बोलना नहीं आता, हमें तो काम करने वाला चाहिए। वास्तव में हमें काम करने वाला चाहिए। बोलने वाले तो कांग्रेस में बहुत है, बोलने वाले भाजपा में भी बहुत है, पर सारा झूठ बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखना। सारे जुमले होते हैं, सारे जुमले होते हैं। हमें तो काम करने वाला चाहिए, हमें स्पष्टवादी व्यक्ति चाहिए, हमें समाज के भीतर अच्छे व्यक्तियों को आगे लाना है, ये कोशिश है। 25 वर्षों से हमने कांग्रेस को भी मौका दिया, हम लोगों ने भाजपा को भी मौका दिया, पर क्या आप लोगों की और हमारी कोई सूरत बदली, कोई इस क्षेत्र की तस्वीर बदली? आप बताइए। एक नौजवान साथी अभी यहां पर भाषण दे रहे थे और कह रहे थे कि इस मुंशियारी को पर्यटन की दृष्टि से सबसे आगे होना चाहिए था और निश्चित तौर पर होना चाहिए था। आप आसपास का जो दृश्य देख रहे हैं, ये तो हमें प्रकृति ने दिया है ना, या सरकार ने दिया है? किसने दिया है? हमें जब ये दृश्य, ये पूरा जो मुंशियारी का क्षेत्र है, या पहाड़, बर्फ, या पेड़ पौधे, ये प्रकृति ने दिया है, तो सरकार ने इस पर क्या काम किया है? सरकार को चाहिए था कि यहाँ एक ऐसा रोड मैप तैयार हो, माताएं बहनें जो बैठी हुई है उनके हाथों को काम मिलता, परंतु सरकार के पास ऐसा विजन नहीं है। सरकार ऐसा करना ही नहीं चाहती है, ये हमारे नेता ऐसा करना ही नहीं चाहते हैं। उन्हें पता है कि जिस दिन मुंशियारी का व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत हो गया, उस दिन वो पार्टी के पीछे चलना बंद कर देगा, उस दिन वो नेता का झंडा उठाना बंद कर देगा। ये उनकी सोच है। और बद्दी भी त्रिवेणी भाई ने कहा कि कल हम जब रास्ते से आ रहे थे तो सामने 2-3 गांव पड़ रहे हैं, उस गांव पे जाने के लिए छोटी छोटी बालिकाएं गराड़ी से जा रही थी। आजादी के 77-78 साल बाद भी आज हमें हमारे देश में इस प्रकार के गांव हैं जहां पर अपने जान पर खेलकर हमें नदियां पार करनी पड़ रही है, पहाड़ चढ़ने पड़ रहे हैं। तो ये सूरत कैसे बदलेगी? ये सूरत तब बदलेगी जब हम सही को सही और गलत को गलत बोलने की हिमाकत करेंगे, जब हम ये समझेंगे कि समाज के बीच कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमारा भला कर सकता है,
समाज के भीतर ऐसा कौन व्यक्ति है जो हमारा अपना है, ये तो सोचना पड़ेगा। आज राजू भाई की बात करूं या उनकी टीम जो इनके साथ चुनाव में लगी हुई है उनकी बात करूं, ये वही टीम है जिन्होंने यहाँ के विधायक धामी जी को विधायक बनाया है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार आप लोगों ने उन्हें विधायक बनाया है। आप लोगों ने अपने तिजोरी से अपनी पूंजी निकालकर उनके चुनाव में पैसा खर्च किया है और उन्हें विधानसभा तक पहुंचाया है। पर आज वही हरीश धामी जी जनता को उकसाने की बात कर रहे हैं कि राजू भाई को वोट ना दे। उन्हें डर है कि समाज के बीच का एक ऐसा लड़का, एक ऐसा युवा अगर नेतृत्व करने आ गया तो उन्हें अपनी कुर्सी का डर है, उन्हें अपनी कुर्सी का खतरा है। और ये स्थिति आएगी, आप इस बात को समझना कि आपने उन्हें 3 बार विधायक बना दिया है। पर मैं अंबेडकर बात की बात सुन रहा था कल, जब मैं आया रात को पहुंचा तो वहां के लोग मिले। उन्होंने कहा कि वहां जो कई वर्षों से मालिकाना हक की जो लड़ाई चल रही है वो पूरी नहीं हो पाई है। अरे भाई, 3 बार आपको विधायक बना दिया है, आप उस मालिकाना हक के बारे में विधानसभा के अंदर बात तक नहीं उठा पाए, आप उसके लिए कोई कानून नहीं बना पाए। कैसे विधायक हो, कैसे जनप्रतिनिधि हो? अरे वो तो छोड़िए, पर आप लोगों ने इसी विधानसभा से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को भी जिताकर भेजा था। और जब जिताकर भेजा था तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री रहते हुए क्या वो अंबेडकर बाट को मालिकाना हक नहीं दिला पाए? ये क्या बात हुई? क्या ऐसे लोगों को पसंद करना को आप पसंद करोगे? ये मैं कहूं, वर्तमान सरकार में मुख्यमंत्री के पद पर पुष्कर धामी जी इसी सीट से लड़ने आ रहे थे, चुनाव लड़ने। सही है या गलत है? जब खटीमा की जनता ने उन्हें करारा जवाब दिया, जब खटीमा की जनता ने उन्हें हरा दिया मुख्यमंत्री का चेहरा रहते हुए, तो वे मुंशियारी सीट पर चुनना चाह रहे थे कि मैं मुंशियारी सीट पर चुनाव लड़ी। और भले आप मुंशियारी की जगह चंपावत से आप चुनाव लड़के आप विधानसभा पहुंचे और मुख्यमंत्री बने, तो क्या मुंशियारी के जो नागरिक है, मुंशियारी के जो निवासी है, क्या उनके उन मुद्दों को आप भूल गए? क्या उनके मुद्दों को भूल गए? मुख्यमंत्री तो आप सबके हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप केवल बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री तो आप उत्तराखंड की जनता के मुख्यमंत्री हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आज के समय में जिस प्रकार से जो व्यवहार कुशल व्यक्ति हमारे राजू भाई हैं, इनका व्यवहार किसी अधिकारी के साथ बात कर लो, देहरादून के सचिवालय में बात कर लो, या अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ बात कर लो, जहां तक कि दिल्ली के अंदर बैठे बड़े बड़े अधिकारी, उनके साथ उनका जो व्यवहार हमने देखा है, तो मैं समझता हूं कि इससे बेहतर प्रत्याशी आपकी इस नगर पंचायत के लिए कोई नहीं हो सकता। हमारी माताएं बहनें यहां पर बैठी हुई है, जब प्रसूता होती है तो क्या अस्पताल में यहां उनका हो जाता है? क्या बच्चे को जन्म दे पाती है? या रेफर सेंटर के नाम पर बिल्डिंगें खड़ी करी हुई है? ये हाल जो मुंशियारी का है, यही हाल पहाड़ के सभी जिलों का है। यहां केवल और केवल रेफर सेंटर बनाए गए हैं। यह अस्पताल के नाम पर बिल्डिंगें हैं और उन बिल्डिंगों में डॉक्टर नहीं बैठते। यहां स्कूलों के नाम पर बिल्डिंगें हैं और उन स्कूलों में शिक्षक नहीं होते। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। जब हमारे नेताओं के बच्चे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका स्कूल नहीं बना सकते, जब इलाज के लिए अमेरिका जा सकते हैं, इंग्लैंड जा सकते हैं, तो क्या हमारे लोगों के लिए यहां पर कोई अच्छा अस्पताल नहीं बन सकता? बन सकता है, पर हमारे से, हम लोगों से उन्हें कोई मतलब नहीं है। वे केवल हमें वोटर समझते हैं और उन्हें पता है कि समय आने पर ये वोट हमें देंगे, इसलिए हम इनके लिए काम क्यों करें। ये उनकी मानसिकता है। आप देख लीजिए, आपके जो विधायक रहे हैं, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, उनके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? उनके बच्चे क्या कर रहे हैं? आपके बच्चों के पास एक बाइक तक नहीं है। उनके बच्चे कैसे 25-25, 50-50 लाख की गाड़ियों में घूम रहे हैं? कहां से आया है पैसा? कहां से आया है पैसा? क्या विधायक को इतनी सैलरी मिलती है?
नहीं मिलती है। वो पैसा आप लोगों का है, जो खून पसीने की कमाई, आपके टैक्स की कमाई, ये पैसे से वो अपने ऐसे आराम कर रहे हैं। आज उन्हें जवाब देने का समय है, और अगर इस समय भी जवाब देने में नाकाम रहे तो ये भूल जाना कि राजू पांगटी जैसा समाज सेवी जो हमेशा समाज की समस्या के लिए तत्पर रहता है, राजू पांगटी जैसा समाज सेवी जो हर घड़ी सुख दुख में खड़ा रहता है, अगर इस समय भी आप उनको जवाब नहीं दे पाए और राजू भाई को नहीं जिता पाए तो ये समझ लेना कि भविष्य में कोई राजू पांगटी समाज के बीच में खड़ा होगा। इस बात को आप भूल जाना। ये एक बड़ी लड़ाई है, ये लड़ाई इस उत्तराखंड को बचाने की लड़ाई है। मैं अभिनव जनपांगी जी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि जब हम इस प्रदेश के लिए लड़ रहे थे, जब इस प्रदेश के लिए संघर्ष हो रहा है, आप लोगों की बदौलत उत्तराखंड राज्य आंदोलन में हमारे माताओं की भी भूमिका है, हमारे बड़े बुजुर्ग जो आंदोलनकारी उनकी भी भूमिका है। उस दौरान आप युवावस्था में थे। आप ये समझिए, जब इस प्रदेश के लिए लड़ाई चल रही थी, जब उत्तर प्रदेश से यह प्रदेश अलग हुआ तो 18 साल के नौजवानों को गोली लगी है, वो शहीद हुए हैं। 42 शहादतें इस उत्तराखंड बनाने में हुई है, 42 शहादतें। उसके बाद ये राज्य मिला है। इस उम्मीद से ये सपना था हमारे इन आंदोलनकारियों का, हमारी इन माताओं का, ये राज्य अगर बन जाएगा तो हमारे उत्तराखंड में हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। पर कहां मिल रहा है रोजगार? यह सपना था कि यहां से पलायन रुक जाएगा, यह सपना था कि यहां अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य मिल जाएगा, परंतु कुछ नहीं। यहां मिला क्या? कुछ नहीं। केवल संघर्ष की बदौलत एक राज्य के रूप में एक भूभाग अलग मिल गया है जिसे उत्तराखंड कहा जाता है। वो लड़ाई आप लोगों ने लड़ी, उससे एक भूभाग तो मिल गया, पर यह भूभाग, ये उत्तराखंड कैसे संचालित होगा, यहाँ क्या रोजगार नीति होगी, यहाँ क्या युवा नीति होगी, यहाँ क्या महिला नीति होगी, यहाँ कैसी शिक्षा व्यवस्था होगी, कैसी स्वास्थ्य सुविधाएं होगी, वो कुछ नहीं दिया, वो कोई नहीं बना पाया। तो क्यों आज हम इनके पीछे जा रहे हैं? हमारे बीच से जो हमारे समाज के व्यक्ति जो हमेशा सुख दुख में खड़े रहते हैं, जो असहाय लोगों के साथ खड़े रहते हैं, क्यों ना हम उनको चुनने का प्रयास करें और उनको कई प्रयाग में थे, गोपेश्वर में थे, रुद्रप्रयाग में थे, ऋषिकेश में थे, पेड़द्वार में थे, टिहरी के गजा में थे, तमाम जगह ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी लड़ रहे हैं जो निश्चित तौर पर इस बार जीत कर रहेंगे और एक नई ताकत के रूप में उभर कर आएंगे, जो इस प्रकार के निर्दलीय प्रत्याशी जीत कर आएंगे, जो समाज का भला कर सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात हुई राजू भाई। ये एक किस्सा हुआ कि आपने और आपकी टीम ने जिस व्यक्ति के लिए 3-3, 4-4 बार विधायक बना दिया, वही आज आपकी जड़ों काटने के लिए लगा हुआ है। और मेरे साथ भी हुआ, जिस व्यक्ति के साथ, जिस परिवार के साथ, हमारा परिवार ही नहीं, हमारा पूरा गांव 70 सालों से साथ था, जब इस बार हमारे चुनाव लड़ने की बारी आई, जब हमने टिहरी लोकसभा से अपने आपने पहला चुनाव निर्दलीय रूप में लड़ा, तो ऐसे हमारे क्षेत्र के विधायक भी थे जो हमारी जड़ों काटने के लिए आगे आए। ये लोग ये चाहते हैं कि इनके बच्चे अशिक्षित रहें, इनके बच्चे पीछे रहें, केवल हमारे बच्चे आगे आए और इस जनता पर राज करें, ये चाहते हैं। पर वो तो यहाँ की सम्मानित जनता थी जिन्होंने हमें निराश नहीं किया। केवल 36 साल की उम्र में हम चुनावी मैदान में कूदे और उस चुनावी मैदान में 14 विधानसभाएं थी और केवल 15 दिन हमें काम करने के लिए मिले, और उन 15 दिनों में हम निश्चित तौर पर 2.25 लाख लोगों का दिल जीता और 2.25 लाख लोगों ने वोट दिया। तो ये जनता की ताकत है। पार्टियां भी तब खड़ी होती है जब उसके साथ जनता खड़ी होती है। अगर जनता अपने हाथ पीछे खींच ले तो कोई पार्टी का जीते जा सकते हैं और लड़े जा सकते हैं। तो आज वो सब आपके प्रत्याशी में कूट कूट कर भरा हुआ है। उनका सेवा भाव देख लीजिए, उनका व्यवहार देख लीजिए और उनका समर्पण देख लीजिए। आज आप लोगों को यह संकल्प लेना है कि राजू पांगटी जैसे जो व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तियों को आगे करके हमें समाज का भला करना है और इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है।
तमाम प्रकार की चीजें हैं। आपके जो स्थानीय मुद्दे हैं उनसे वो भली भांति परिचित इसलिए हैं कि वो यहीं के निवासी हैं, यहीं रहते हैं, सब कुछ है। उन मुद्दों पर वो बात करेंगे कि आपसे बात करी होगी, परंतु निश्चित तौर पर ये आज सोचने विषय है हमारे नौजवान साथियों को। हमारी जो बहनें यहाँ पर बैठी हैं, हमारी जो माताएं बैठी हैं, उन्हें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करने की जरूरत है। नहीं तो आज बच्चा क्या कर रहा है, आप लोग पढ़ा लिखा रहे हैं और ऐसे स्कूलों में जहां नेताओं के बच्चे तो नहीं पढ़ते, पर हमारे बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह भर दिया जाता है। टीचर आए ना आए, क्लास खोल दी जाती है, सुबह स्कूल शाम को घर। उससे क्या हो रहा है कि हमारा बच्चा बहुत पीछे होता जा रहा है। जब वो इंटर करके देहरादून जैसी जगह जाता है तो वहां का जब कंपटीशन देखता है उसका मनोबल गिर जाता है। वो कहता है मैं तो बहुत पीछे खड़ा हूं, मैं कहां इन बच्चों से कंपटीशन कर पाऊंगा जो वहां पर सवाल लिखते ही जवाब दे देते हैं। मैं तो बहुत पीछे खड़ा हूं। ये हमारे बच्चों की हालत है देहरादून में। हमने भी वहां कोचिंग की है, हमने वहां लाइब्रेरी में पढ़ा है, पर हम जब देखते हैं वहां जब उसके बच्चे में इस प्रकार के अवगुण आ जाते हैं तो उसके दिल में क्या गुजरती है। ये समय है, ये समय है सही को सही और गलत को गलत बोलने का। ये समय है आज सही दिशा में समाज को ले जाने का। ये केवल चुनाव की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई धर्म और अधर्म की लड़ाई है। ये हमारी बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता धर्म की बात जरूर करते हैं पर उसका पालन नहीं करते हैं। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। ये अधर्म और धर्म की लड़ाई है, इसमें अपने धर्म को जिताना है और वो धर्म हमारे राजू पांडे जी हैं। विकास का टेंडर क्या है? विकास का टेंडर, विकास का टेंडर। तो माताओं, बहनों, मेरे युवा साथियों, मेरे बड़े बुजुर्गों, आप सबसे निवेदन है कि 23 तारीख को जब मतदान करने जाओगे तो राजू पांडे जी का चुनाव चिन्ह है गैस सिलेंडर। आप सबने गैस सिलेंडर के सिंबल पर मुहर लगाकर इन्हें भारी मतों से विजय बनाना है। देखिए जीत तो रहे हैं, जीत रहे हैं, पर हमारा टारगेट क्या होना चाहिए आज भी यहां से बता देता हूं। अगर ये लेके चलोगे कि ठीक है जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, पर इनकी जो टीम है उन्हें भी बताना चाहूंगा और जो मतदाता है उन्हें भी बताना चाहूंगा, इतनी मेहनत करिए 2 दिन के अंदर। घर जाकर आप अपने सहेलियों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को फोन करके बताइए कि वोट सिर्फ राजू पांडे बहुमत को जिताना है। जिंदाबाद। तो साथियों, आप सबने हमारी बातों को सुना, उसके लिए आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं। और मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि मुंशियारी में मैं पहली बार आया हूं, बल्कि पिथौरागढ़ वगैरह में आ रखा हूं बहुत बार, पर मुंशियारी में मैं पहली बार आया हूं। जो यहाँ का मनमोहक दृश्य है, जरूर बहुत खुशी हुई यहाँ आकर कि कितने अच्छे यहाँ पर वातावरण है, कितना अच्छे यहाँ पर दृश्य है। और खासकर जो यहाँ पर जो बच्चे जिन्होंने अपनी संस्कृति को सजाए रखा है, जिन्होंने अपनी सभ्यता को बचाने का प्रण लिया है, मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतनी बालिक अवस्था में, बहुत छोटी उम्र में इन लोगों ने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अगर इस प्रकार की जो चीजें की है वो काबिले तारीफ है। और व्यक्ति की पहचान तभी होती है जब अपनी संस्कृति से जुड़ा होता है, और जब तक व्यक्ति अपनी संस्कृति से जुड़ा रहता है तभी तक उसकी पहचान है। क्योंकि मुझे पहले लगता था कि केवल क्या पता हमारे जौनसार में ही संस्कृति बची हुई है। उसके लिए मैं अपने जौनसार की भी तारीफ करना चाहूंगा। मैं मासू महाराज की धरती से आया हूं कि हमारे यहाँ भी संस्कृति का बड़ा संरक्षण हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से हमने अपनी संस्कृति को साजे सजाए रखे हैं। पर उससे ज्यादा खुशी इसलिए यहाँ पर हुई है कि इस सीमांत क्षेत्र में आकर भी संस्कृति को इस तरीके से सजाए रखा है, तो बड़ा मन प्रसन्न हुआ। क्योंकि यही एक ऐसी उम्मीद है जो कि हमारी पहचान विश्व भर में हम करवाती है। तो मैं सभी इस मुंशियारी का विकास हो सकता है, क्योंकि यह पहली सीढ़ी है।
हो सकता है कि आज आप इन्हें नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में चुने, हो सकता है कि कल किसी बड़े पद पर ये चुनाव लड़े और इस मुंशियारी नहीं, इस पूरे पिथौरागढ़ जिले का नाम रोशन करे, इस उत्तराखंड का नाम रोशन करे। और हो सकता है कि आप ही में से कल के दिन कोई ऐसा किसी का बच्चा काबिल निकल जाए जो यहाँ पर इनकी जगह या यहाँ जो विधायक है उनकी जगह चुनाव लड़े और इस पूरे प्रदेश का नाम रोशन करे। तो ये अवसर है, ये कब कौन किसको मिल जाए ये पता नहीं लगता, इसलिए हमें किसी का खूंटा नहीं जमाना है। एक बार चुन लिया तो हमेशा उसे चुनो, हमें ये खूंटा नहीं जमाना है। किसी का बच्चे के अंदर भी काबिलियत हो सकती है और किसी का बच्चा भी यहाँ का विधायक, यहाँ का मुख्यमंत्री बन सकता है, यहाँ तक कि यहाँ का प्रधानमंत्री भी बन सकता है इस देश का। जब मोदी जी चावल बेच के प्रधानमंत्री बन गए थे, आप लोगों के बच्चे तो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, आप लोगों के बच्चे तो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, समाज के भीतर काम कर रहे हैं। उनके अंदर अगर नेतृत्व क्षमता होगी तो मुझे निश्चित तौर पर लगता है कि इस सीमांत गांव से, इस सीमांत क्षेत्र से कल के दिन ना जाने कोई विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और राष्ट्रपति के रूप में भी कोई उभर कर आएगा। वो तब होगा जब सबको मौका दिया जाएगा, जब अच्छों को अवसर दिया जाएगा। तो आप सबका पुनः धन्यवाद करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।